नमस्कार सभी को स्वागत है। आज हम बहुसांस्कृतिक कार्यस्थलों में विश्वास कैसे बनाया और बनाए रखा जाए, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इस प्रस्तुति में हम प्रभावी संस्कृति प्रबंध कर्मचारी संबंधों के लिए जरूरी रणनीतियों, सामने आने वाली चुनौतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर नजर डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि विविधता से भरे कार्यस्थलों में जब हम बहुसांस्कृतिक प्रबंध कर्मचारी संबंधों में विश्वास की बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह विश्वास क्यों महत्वपूर्ण है। जवाद सेबाली का मानना है कि बहुसांस्कृतिक कार्यस्थलों में भरोसेमंद संबंध ही प्रभावी नेतृत्व और सहयोग की नींव होते हैं। वैश्वीकरण ने कार्यस्थलों को और अधिक विविध बना दिया है और इस विविधता में विश्वास की भूमिका बहुत अहम है। यह विश्वास न केवल टीम की उत्पादकता बढ़ाता है बल्कि कर्मचारियों की सहभागिता को भी प्रोत्साहित करता है। इसलिए संगठनों को अलग अलग संस्कृतियों में विश्वास की अलग अलग धारणाओं को समझना होगा ताकि वे अपनी वैश्विक गतिविधियों को बेहतर बना सके। हालांकि बहुसांस्कृतिक विश्वास बनाना आसान काम नहीं है। अलग अलग सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य इस प्रक्रिया को जटिल बना देते हैं। प्रबंधकों के लिए जरूरी है कि वे इन जटिलताओं को पहचानें और सौहार्दपूर्ण मजबूत कार्य संबंध बनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करें। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए मुख्य रणनीतियां पारस्परिक समझ और सम्मान को बढ़ावा देने पर केंद्रित होती हैं। जब कर्मचारी एक दूसरे की संस्कृति और दृष्टिकोण को समझते और सम्मान देते हैं तो विश्वास मजबूत होता है, जिससे संगठन की सहभागिता और सफलता सुनिश्चित होती है। अंत में बहुराष्ट्रीय संगठनों में विश्वास की एक मजबूत नींव बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से न केवल आज की चुनौतियों का सामना करना आसान होता है बल्कि संगठन सतत सफलता भी प्राप्त करता है, क्योंकि वह सांस्कृतिक गतिशीलता को भलीभांति समझता है और उसका सही उपयोग करता है। इस स्लाइड में हम 4 मुख्य शिक्षण उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। पहला, भरोसे के कारकों को समझना। इसका मतलब है कि हम उन विभिन्न घटकों को जानेंगे जो भरोसे की नींव बनाते हैं और साथ ही यह भी समझेंगे कि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में भरोसे के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। दूसरा, संचार कौशल को बढ़ाना। यहाँ हम पार सांस्कृतिक संचार तकनीकों को सीखेंगे जो खास तौर पर जब हम कार्यस्थल में विश्वास की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अपने सहकर्मियों को विश्वसनीय, निरंतर और नैतिक रूप से काम करने वाला मानते हैं। यह विश्वास हमें यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और भरोसे के साथ निभा रहा है। अब बात करते हैं विश्वास के मुख्य कार्य की। विश्वास वह आधार है जिस पर प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संवाद कायम होता है। इससे विचारों का खुला आदान प्रदान संभव होता है, जिससे सबकी राय महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही जब गलती होती है तो जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत भी मिलती है और जोखिम लेने में भी विश्वास बढ़ता है। इस तरह विश्वास कार्यस्थल के माहौल को जब हम मल्टीकल्चरल संदर्भों में विश्वास की बात करते हैं तो यह अधिक जटिल क्यों होता है, इसे समझना जरूरी है। सबसे पहले संचार में अंतर होता है। कुछ संस्कृतियां फीडबैक में सीधेपन को महत्व देती हैं, जबकि अन्य में अप्रत्यक्ष शैली सम्मान दिखाने का तरीका होती है। इसलिए जो एक समुदाय में स्पष्ट माना जाता है वह दूसरे में अस्पष्ट लग सकता है। इसके बाद पदानुक्रमिक अपेक्षाएं देखी जाती हैं। ऐसी संस्कृतियां जहां शक्ति दूरी स्वीकार्य होती है वे अधिकार के माध्यम से विश्वास बनाती हैं, जबकि समतल संस्कृतियां समानता और पारस्परिक समझ पर विश्वास करती हैं। यह भिन्नता रिश्तों की तरह ही काम करने के तरीके को प्रभावित करती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है समय की अवधारणा। मोनोक्रोनिक संस्कृतियां समय की पाबंदी को विश्वसनीयता का संकेत मानती हैं, जबकि पॉलीक्रोनिक संस्कृतियों में संबंधों में लचीलापन अक्सर प्राथमिकता होता है। यही कारण है कि समय के प्रति दृष्टिकोण भी विश्वास को प्रभावित करता है। अंत में संबंध बनाने के तरीके भी भिन्न होते हैं। कुछ संस्कृतियां व्यावसायिक विश्वास से पहले व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देती हैं, वहीं अन्य पहले पेशेवर क्षमता पर जोर देती हैं। इन सभी कारकों को समझना आवश्यक है ताकि हम विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों में भरोसेमंद और प्रभावी संबंध बना सके। यहाँ हम गेट हॉफस्टेड के मॉडल की बात कर रहे हैं, जो 6 सांस्कृतिक आयामों के माध्यम से यह समझाता है
कि कैसे विश्वास विभिन्न संस्कृतियों में बनता और विकसित होता है। सबसे पहले पावर डिस्टेंस को देखें। उच्च पावर डिस्टेंस वाली संस्कृतियों में अधिकार और पदानुक्रम का सम्मान किया जाता है और इसके जरिए विश्वास गहरा होता है। इसके बाद व्यक्तिवाद और सामूहिकता का आयाम आता। एरिन मेयर का कल्चर मैप मॉडल कार्यस्थल में सांस्कृतिक विविधता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इसमें 8 मुख्य सांस्कृतिक मापदंड शामिल हैं, जैसे संचार का तरीका, मूल्यांकन की प्रवृत्ति, मनाने के तरीके, नेतृत्व शैली, निर्णय लेने की प्रक्रिया, विश्वास का स्वरूप, असहमति व्यक्त करने का तरीका और अनुसूची बनाना। उदाहरण के तौर पर संचार का संदर्भ। ये मापदंड प्रबंधकों और नेताओं को सांस्कृतिक विविधता वाले माहौल में संभावित गलतफहमियों का पूर्वानुमान लगाने का अवसर देते हैं। जब हम इन मापदंडों के माध्यम से अपनी टीम की सांस्कृतिक स्थिति को समझते हैं, तो हम बेहतर रणनीतियां बना सकते हैं जो विभिन्न सांस्कृतिक व्यवहारों को संबोधित और समायोजित करे। इसका नतीजा यह होता है कि टीमों के बीच बेहतर सहयोग। खासतौर पर मेयर का मॉडल विश्वास की 2 परतें बताता है, कार्य आधारित और संबंध आधारित। इसके अलावा निर्णय लेने के तरीकों में भी भिन्नता होती है, जैसे कुछ संस्कृतियां सहमति पर जोर देती हैं जबकि कुछ में निर्णय उच्च स्तर पर लिए जाते हैं। ये पहलू टीम सहयोग और निर्णय प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें समझना और अपनाना महत्वपूर्ण है ताकि मल्टी कार्याधारित विश्वास आमतौर पर उन संस्कृतियों में पाया जाता है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड। इसमें विश्वास मुख्य रूप से पेशेवर दक्षता और विश्वसनीयता के आधार पर जल्दी बनता है। यह एक व्यावहारिक विश्वास है जो लगातार प्रदर्शन के आधार पर विकसित और बदलता रहता है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार अच्छा काम करता है तो उस पर विश्वास पर संबंधाधारित विश्वास उन क्षेत्रों में ज़्यादा सामान्य होता है जैसे मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्से। इस प्रकार के विश्वास को मजबूत बनाने के लिए काम के बाहर गहरी व्यक्तिगत बातचीत और समझ आवश्यक होती है। ये विश्वास बहुत गहरा और टिकाऊ होता है और पेशेवर गलतियों या असफलताओं के बावजूद बना रहता है। इसलिए यहाँ रिश्तों और व्यक्तिगत संबंधों को क्रॉस सांस्कृतिक विश्वास बनाने की बात करते हैं तो कुछ प्रमुख चुनौतियां सामने आती हैं। सबसे पहली है अवचेतन पूर्वाग्रह। अक्सर हम दूसरों के व्यवहार को अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक संस्कृति में आंखों से संपर्क टालना सम्मान माना जाता है, जबकि दूसरी में इसे अविश्वास समझा जाता है। पहले हम बात करेंगे सक्रिय सुनने की, जो सांस्कृतिक जिज्ञासा की नींव है। इस चरण में आपको वक्ता पर पूरी तरह से ध्यान देना होता है, न केवल उनकी बात बल्कि उनके गैर मौखिक संकेतों को भी समझना जरूरी है। जब आप उनकी बातों को अपने शब्दों में दोहराते हैं तो इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपने सही समझा है। ये तरीका विश्वास बनाता है और अलग अलग नजरिए का सम्मान दे। दूसरे चरण में हम निर्णय लेने से बचने की बात करते हैं। यहाँ जरूरी है कि हम बिना सोचे समझे किसी व्यवहार के बारे में निष्कर्ष न निकालें। इसके बजाय हमें उसकी गहराई में जाकर सांस्कृतिक संदर्भ में समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारे भीतर पूर्वाग्रह कम होंगे और संवाद में खुलापन आएगा। तीसरे चरण में स्पष्टता प्राप्त करना अहम है। संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए प्रश्न पूछना चाहिए, खासकर खुले प्रश्न, जिससे सामने वाले की सोच और भावनाएं बेहतर समझ में आ सके। जब हम अपने विचारों को साफ साफ साझा करते हैं तो अनिश्चितताएं दूर होती हैं और विश्वास का माहौल बनता है। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और आपसी समझ गहरी होती है। जब हम विश्वास बनाने के लिए संचार कौशल की बात करते हैं तो सबसे पहले अपेक्षाओं में स्पष्टता बेहद जरूरी होती है, खासकर जब हम विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों के बीच संवाद करते हैं। तो यह जरूरी है कि हम अपनी बात को बिल्कुल सटीक और साफ शब्दों में रखें ताकि कोई भ्रम न हो। दूसरा, समझ की पुष्टि करना है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी पक्षों ने जानकारी को पूरी तरह समझ लिया है। इसके लिए हम दोहराने या सवाल पूछने को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे सभी की समझ एक जैसी हो। तीसरा महत्वपूर्ण कौशल है संचार शैली में अनुकूलन। हर टीम की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। कुछ लोग ईमेल पसंद करते हैं तो कुछ व्यक्तिगत बातचीत को। इसलिए हमें अपनी शैली को टीम की जरूरत और पसंद के हिसाब से बदलना चाहिए। चौथा, फीडबैक चक्र बनाना चाहिए। ऐसे फीडबैक के तरीके तैयार करें जो संवाद के दौरान पारदर्शिता बनाए रखें।
साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक स्तरों के आराम को भी ध्यान में रखें ताकि सब खुलकर अपनी बात कह सके। और अंत में ठोस उदाहरणों का उपयोग करना बहुत प्रभावी होता है। जटिल विचारों या अवधारणाओं को समझाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उदाहरण देने से गलतफहमियां कम होती हैं और संदेश सही तरीके से पहुंचता है। ये 5 कौशल मिलकर एक मजबूत विश्वास आधारित संवाद बनाते हैं। पारसीमा फीडबैक में 2 प्रमुख प्रकार देखे जाते हैं। पहला है सीधा फीडबैक, जिसे नीदरलैंड, इजराइल और जर्मनी जैसे देशों में बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ सीधे और स्पष्ट फीडबैक को ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है, जो न केवल संबंधों में स्पष्टता लाता है बल्कि पेशेवर विकास को भी प्रोत्साहित करता है। दूसरी ओर जापान, सऊदी अरब और थाईलैंड जैसी संस्कृति प्रभावी फीडबैक देने के लिए SBI फ्रेमवर्क बहुत उपयोगी होता है। सबसे पहले हमें स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होता है। इसका मतलब है कि हमें फीडबैक देने से पहले समय और स्थान का संदर्भ देना चाहिए ताकि सामने वाले को समझ आए कि हम किस घटना की बात कर रहे हैं। इससे फीडबैक ज़्यादा स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनता है। दूसरे चरण में हमें व्यवहार का सटीक और तथ्यात्मक विवरण देना है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ देखा हुआ और अनुभव किया हुआ बताएं, बिना किसी व्याख्या या अनुमान के। इससे फीडबैक अधिक उद्देश्यपूर्ण और विश्वसनीय होता है। तीसरे चरण में हम व्यवहार के प्रभाव को समझाते हैं। हमें बताना होता है कि यह व्यवहार टीम, परियोजना या समग्र परिणामों पर किस तरह असर डालता है। साथ ही हम सुधार के लिए जरूरी क्षेत्रों या महत्वपूर्ण परिणामों को रेखांकित करते हैं ताकि फीडबैक का असली उद्देश्य साफ हो जाए। इस तरह से SBI फ्रेमवर्क हमें प्रभावी और सकारात्मक फीडबैक देने में मदद करता है। जब हम विश्वास बनाने की बात करते हैं तो विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण पहलू होती है। पहला कदम होता है स्पष्ट प्रतिबद्धताओं की स्थापना करना। इसका मतलब है कि हमें समय सीमाएं और डिलीवरेबल इतने स्पष्ट और निश्चित रूप से तय करने चाहिए कि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता न रहे। इससे एक मजबूत नींव तैयार होती है। दूसरा, वादों को लगातार पूरा करना जरूरी है। हमें अपनी प्रतिबद्धताओं को हमेशा नियोजन के अनुसार पूरा करना चाहिए और अगर कभी कोई बदलाव करना पड़े तो हमें सक्रिय रूप से सभी संबंधित पक्षों से संवाद करना चाहिए। इससे विश्वास बना रहता है और लोग हमें भरोसेमंद समझते हैं। तीसरा, पारदर्शी संचार बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी चुनौतियों को खुलकर साझा करना चाहिए और संवाद में पूरी स्पष्टता रखनी चाहिए ताकि कोई गलतफहमी न हो। इससे संपर्क मजबूत होता है और दोनों पक्षों के बीच विश्वास गहरा होता है। और अंत में गलतियों को पहचानना और स्वीकार करना भी एक बड़ी बात है। जब कोई गलती होती है तो हमें तुरंत जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सुधार की दिशा में काम करना चाहिए। इसका मतलब है कि हम न केवल अपनी गलतियों से सीखते हैं बल्कि अपने व्यवहार से भी भरोसा बनाते हैं। ये 4 कदम मिलकर विश्वसनीयता के माध्यम से मजबूत और स्थायी विश्वास बनाने में मदद करते हैं। कौशल को विभिन्न संदर्भों में प्रदर्शित करने की बात करते हैं तो सबसे पहले सांस्कृतिक ज्ञान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अलग अलग मानदंडों और प्रथाओं को समझना हमें प्रभावी सांस्कृतिक क्षमता विकसित करने में मदद करता है। साथ ही जब हम विभिन्न सांस्कृतिक अपेक्षाओं को पहचानते हैं तो हमें यह समझने में आसानी होती है कि हर संदर्भ में किस प्रकार के। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है आत्मजागरूकता, खासकर जब हम बहुसांस्कृतिक वातावरण में काम कर रहे होते हैं। अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और धारणाओं को स्वीकार करना न केवल समावेशी संवाद को प्रोत्साहित करता है बल्कि यह हमें यह भी दिखाता है कि हमें किन क्षेत्रों में सुधार या विकास की आवश्यकता है। तीसरा, अनुकूलन कौशल भी बेहद जरूरी है। विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुसार अपने व्यवहार में आवश्यक बदलाव करना दर्शाता है कि हम विविधता का सम्मान करते हैं और खुले मन से उसे स्वीकार करते हैं। यह कौशल हमें विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में बेहतर तरीके से नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। चौथा बिंदु निरंतर सीखने का है। सीखने की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती और जब हम लगातार नई जानकारी और अनुभव प्राप्त करते हैं तो हमारी समझ गहरी होती है और हम विविध सांस्कृतिक टीमों का बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं। टीम के सदस्यों से सक्रिय रूप से सुझाव लेना और ज्ञान साझा करना इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। अंत में विशेषज्ञता साझा करना और विश्वास बनाना भी आवश्यक है।
जब हम अपनी विशेषज्ञता खुले मन से साझा करते हैं तो टीम में विश्वास बढ़ता है, जो कि बहुसांस्कृतिक सेटिंग में टीम के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। यह विश्वास ही सहयोग और समर्पण को जन्म देता है। तो इस तरह सांस्कृतिक ज्ञान, आत्मजागरूकता, अनुकूलन कौशल, निरंतर सीखना और विशेषज्ञता साझा करना मिलकर विविध संदर्भों में कौशल के प्रभावी प्रदर्शन को संभव बनाते हैं। जब हम सच्चाई की बात करते हैं तो इसका मूल सार यह है कि यह हमें अटूट नैतिक प्रतिबद्धता की मांग करता है, जो नैतिक मानदंडों का सख्ती से पालन करने पर आधारित होती है। इसके बिना विश्वास की नींव कमजोर हो जाती है। निर्णय लेने में पारदर्शिता भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने विकल्पों के पीछे के तर्कों को खुलकर समझाते हैं तो यह समझ को बढ़ावा देता है। और जब हम कर्मचारी कल्याण की बात करते हैं तो असली देखभाल का मतलब है विश्वास का एक भावनात्मक केंद्र स्थापित करना। यह अलग अलग संस्कृतियों में विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति केंद्रित संस्कृतियों जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कर्मचारियों की स्वायत्तता, उनके कार्य और जीवन के बीच संतुलन और उनके पेशेवर विकास को प्रोत्साहित करना बहुत महत्वपूर्ण। गूगल के प्रोजेक्ट अरिस्टोटल ने साबित किया कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा टीम की सफलता के लिए एक अहम कारक है। जब टीम के सदस्य खुलकर बातचीत कर सकते हैं, जोखिम उठा सकते हैं और बिना डर के अपनी गलतियां स्वीकार कर पाते हैं तो टीम ज़्यादा प्रभावी होती है। गूगल के प्रबंधक इस विश्वास को बढ़ावा देते हैं जब वे खुद अपनी कमजोरियां दिखाते हैं और टीम के सदस्यों की राय को। एर्नेस्ट एंड यंग ने 2015 में एक सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका उद्देश्य विविध प्रतिभाओं के प्रतिधारण और पदोन्नति को बढ़ावा देना था। इस पहल ने संगठन के भीतर सांस्कृतिक समझ और बुद्धिमत्ता विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया। कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं शामिल थीं, जैसे कि सिमुलेशन, क्रॉस सांस्कृतिक प्रतिक्रिया और व्यक्तिगत कार्रवाई योजनाएं। ये सभी तत्व विशेष रूप से डिजाइन किए गए थे ताकि सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता और कर्मचारियों की जुड़ाव को बढ़ाया जा सके। पहले ही वर्ष में 10,000 से अधिक नेताओं ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया, जो यह दर्शाता है कि कार्यक्रम कितना व्यापक और प्रभावी था। 3 साल के भीतर इस पहल ने नेतृत्व पदों में महिलाओं की संख्या में 38% की वृद्धि की, जबकि जातीय अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व 47% बढ़ा। यह इस बात का प्रमाण है कि कार्यक्रम ने नेतृत्व में विविधता को काफी बढ़ावा दिया। इसके अलावा कर्मचारियों के बीच विश्वास की धारणा में भी 52% की महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिली। इसका मतलब है कि यह कार्यक्रम न केवल विविधता बल्कि एक अधिक समावेशी और भरोसेमंद कार्य वातावरण बनाने में भी सफल रहा। जब हम संगठन में विश्वास मापने की बात करते हैं तो सबसे पहला महत्वपूर्ण तरीका है वार्षिक विश्वास सर्वेक्षण। लगभग 73% संगठन ऐसे सर्वेक्षण करते हैं, और खास बात यह है कि वे सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि इस डेटा का उपयोग करके कार्रवाई शुरू करने के लिए भी करते हैं। इसका मतलब है कि ये सर्वेक्षण वास्तविक प्रभाव डालने वाले कदमों का। इसके साथ ही प्रतिक्रिया दर पर भी खास ध्यान दिया जाता है। संगठन यह सुनिश्चित करते हैं कि सर्वेक्षण में कम से कम 89% तक लोगों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हों ताकि डेटा सही और प्रतिनिधि हो। यह उच्च प्रतिक्रिया दर हमें एक स्पष्ट और विश्वसनीय तस्वीर देती है कि संगठन में असल में विश्वास का स्तर क्या है। इस तरह ये दोनों पहलू मिलकर संगठन के विश्वास को समझने और बढ़। जब हम दैनिक व्यवहारों में विश्वास की बात करते हैं तो सबसे पहले सूचना साझा करने पर ध्यान देते हैं। टीम में जानकारी खुलकर साझा करना ये दिखाता है कि लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, जबकि छिपाव संकेत हो सकता है कि विश्वास की कमी है। इसके अलावा मदद लेने में सहजता भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई आसानी से मदद मांग सकता है तो यह बताता है कि जब किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो सबसे पहले हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब है कि हम तुरंत ही घटना को पहचानें और उसका सामना करें बिना किसी बहाने के। पारदर्शिता और स्पष्टता बहुत जरूरी है ताकि सामने वाले को लगे कि हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसके बाद एक सच्ची और दिल से आई हुई माफ़ी देना जरूरी होता है। माफ़ी ऐसी होनी चाहिए जो प्रामाणिक हो, जिसमें हम अपनी गलती को समझें और सच में पछतावा जताएं। साथ ही हमें माफ़ी को उस सांस्कृतिक संदर्भ के हिसाब से भी ढालना चाहिए
ताकि वह अधिक प्रभावशाली बने। तीसरा कदम है एक स्पष्ट और ठोस कार्य योजना बनाना, जिससे यह दिखाया जा सके कि हम भविष्य में ऐसे गलती को दोहराएंगे नहीं। यह योजना जरा भी अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें सुधार के लिए उठाए जाने वाले यथार्थ कदमों को विस्तार से बताया जाना चाहिए। इसके बाद हमें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी होती है। इसका मतलब है समय के साथ अपने वादों को पूरा करना और यह समझना कि विश्वास वापस पाना एक लंबी और स्थिर प्रक्रिया है। हमें हर हालत में विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी और कोई भी नया उल्लंघन नहीं होने देना चाहिए। अंत में धैर्य और दृढ़ता दिखाना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए क्षमा और विश्वास का समय अलग होता है, इसलिए हमें बिना जल्दबाजी के लगातार अपने सही व्यवहार से विश्वसनीयता साबित करनी होगी। लंबे समय तक स्थायी विश्वास बनाने के लिए यह निरंतरता बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम मिली हुई अविश्वास की समस्या का समाधान करते हैं, तो सबसे पहले हमें टीम की चिंताओं को समझने के लिए सक्रिय रूप से सुनना होता है। इसका मतलब है कि हमें व्यक्तिगत बातचीत में टीम के सदस्यों के पिछले अनुभवों को पूरी संवेदनशीलता के साथ समझना चाहिए, बिना किसी बचाववादी रवैये या जल्दी समाधान खोजने की कोशिश के। इसके बाद पुरानी चुनौतियों को पहचानना और उन्हें मान्य करना जरूरी है। हमें टीम के सदस्यों की भावनाओं को स्वीकार करना होगा और साथ ही पूर्व नेतृत्व की गलतियों को औचित्य प्रदान करने से बचना चाहिए, ताकि हम विश्वसनीयता और सहानुभूति बनाए रख सकें। तीसरा कदम है अपनी नेतृत्व शैली को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और नई अपेक्षाएं सेट करना। इससे टीम को पता चलता है कि आप अलग तरीकों से काम करेंगे और यह नए भरोसे का आधार बनता है। हमें टीम के लिए ठोस शुरुआती सफलताएं भी तय करनी चाहिए, जो दिखाने में आसान हो। ये छोटे छोटे जीतें टीम को परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्ध बनाती हैं और प्रगति के लिए गति प्रदान करती हैं। अंत में पारदर्शिता और सहयोग को प्राथमिकता देना बेहद आवश्यक है। भरोसे को पुनर्जीवित करने के लिए हमें हर कदम पर खुलापन अपनाना होगा, चुनौतियों को खोलकर साझा करना होगा और टीम को समस्या समाधान में पूरी तरह शामिल करना होगा। इस तरह हम समूह की जिम्मेदारी को मजबूत कर सकते हैं। वर्चुअल टीमों में भरोसा बनाना एक महत्वपूर्ण लेकिन चुनौतीपूर्ण कार्य है, खासकर जब टीम के सदस्य अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हों। दूरस्थ कामकाज में आमना सामना संवाद की कमी के कारण गैर मौखिक संकेतों की भाषा खो जाती है, जो आपसी समझ और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इस समस्या को कम करने के लिए निरंतर वीडियो कॉल का उपयोग करना। इसके अलावा समय क्षेत्रों की विविधता को ध्यान में रखते हुए बैठकों के समय को घुमाना चाहिए, ताकि बार बार कुछ सदस्यों को असुविधाजनक समय पर बैठक में शामिल होना न पड़े। इससे सभी के जीवन शैली और सीमाओं का सम्मान होता है और निष्पक्षता बनी रहती है। संवाद बेहद जरूरी है, इसलिए पारदर्शी अपडेट और सुझावों के लिए लगातार खुला न्योता देना चाहिए। इससे गलतफहमियों का खतरा कम होता है। साथ ही मीटिंग की शुरुआत में कुछ सामाजिक क्षण शामिल करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधों की नींव मजबूत होती है, जो खासकर उन संस्कृतियों में जरूरी है जहां काम से पहले व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है। टीमों में स्पष्ट और पारस्परिक सहमति वाले संचार मानदंड स्थापित करना बहुत जरूरी है। इससे हम अस्पष्टता को कम कर पाते हैं और टीम में विश्वास का वातावरण बनता है। औपचारिक संवाद के लिए ईमेल का उपयोग किया जाना चाहिए, जहां 24 घंटे के भीतर जवाब देना अपेक्षित होता है, ताकि पेशेवरता और जवाबदेही बनी रहे। वहीं त्वरित प्रश्नों और समन्वय के लिए इंस्टेंट मैसेज। जब हम समय अंतर और अपेक्षाओं को नेविगेट करते हैं, तो सबसे पहले हमें बैठक के समय को न्यायसंगत रूप से घुमाना होता है। इसका मतलब है कि असमय बैठकों का बोझ पूरी टीम में साझा करें, ताकि शुरुआती या देर रात के सत्र केवल कुछ लोगों पर न पड़ें। दूसरी बात, व्यापक बैठक दस्तावेजीकरण बेहद जरूरी है। सभी निर्णयों और चर्चा का रिकॉर्ड रखें और उन दस्तावेजों के साथ ही असिंक्रोनस सहयोग उपकरणों को अपनाना महत्वपूर्ण है। साझा दस्तावेज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके हम व्यक्तिगत उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और वास्तविक समय के दबाव को कम कर सकते हैं। गिटलैब की संरचित दूरस्थ कार्य प्रथाएं भी इसका अच्छा उदाहरण है, जिसमें सोच समझकर बनाए गए वर्कफ्लो और समावेशी शेड्यूलिंग होती है, जो समय अंत में हमें यह सुनिश्चित करना है
कि टीम के हर सदस्य की आवाज़ सुनी जाए। समय क्षेत्र के अंतर की वजह से जो अलगाव हो सकता है उसे कम करने के लिए सक्रिय प्रयास करने होंगे ताकि सभी शामिल महसूस करें और टीम में सहयोग बना रहे। यह सभी बिंदु मिलकर हमें बेहतर तालमेल और सफलता की ओर ले जाते हैं। संघर्ष को टीमों में एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जब हम संघर्ष को रचनात्मक रूप से हल करते हैं तो ये न केवल विश्वास बनाए रखने में मदद करता है बल्कि टीम के प्रदर्शन को भी बेहतर करता है। कुछ संस्कृतियों में, जैसे इजराइल, नीदरलैंड और जर्मनी में, सीधे और स्पष्ट संवाद को बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ पर विभिन्न मुद्दों को सामान। इसके अलावा प्रभावी संघर्ष प्रबंधन के लिए सहानुभूतिपूर्ण सुनवाई बेहद जरूरी है। हमें हर पक्ष के नजरिए को बिना किसी बाधा या निर्णय के समझना चाहिए, जिससे आपसी सम्मान का माहौल बनता है। इसके साथ ही सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साझा आधार को पहचानना जरूरी है। ऐसा करने से हम विभिन्न आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखते हुए बेहतर समाधान पर। जब हम परोक्ष संस्कृतियों में संघर्ष समाधान की बात करते हैं तो सबसे पहला कदम होता है निजी बातचीत को प्राथमिकता देना। यहाँ संघर्षों को सार्वजनिक मंच पर नहीं बल्कि गोपनीय और व्यक्तिगत रूप से सुलझाया जाता है ताकि सामने वाले की शर्मिंदगी न हो और समस्या शांतिपूर्ण तरीके से हल हो सके। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संवाद का तरीका, सीधे और कटु शब्दों के बजाय। तीसरा चरण है सम्मानित मध्यस्थों का उपयोग। जब सीधा संवाद कठिन या असहज हो तो ऐसे विश्वसनीय और सम्मानित व्यक्तियों की मदद ली जाती है जो मतभेदों को समझदारी से सुलझाने में सहायक होते हैं। इसके साथ ही धैर्य और सोच विचार के लिए पर्याप्त समय देना भी जरूरी होता है। बिना तत्काल दबाव के विचारों को समझने और सहमति बनाने के लिए अधिक समय देना परिणाम को। शुरुआती संचार की भी खास भूमिका होती है। विचारशील और सावधानी से तैयार किए गए ईमेल या संदेश एक सुरक्षित मंच प्रदान करते हैं जहां समस्याओं को खुलकर उठाया जा सकता है और चिंताओं को सम्मानपूर्वक संबोधित किया जा सकता है। एक अमेरिकी प्रबंधक के सिंगापुर में इस तकनीक का सफल उपयोग इस रणनीति की प्रभावशीलता को दर्शाता है। ये चरण मिलकर परोक्ष संस्कृत सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक संगठनात्मक आवश्यकता भी है। इसे बनाए रखने के लिए ऐसे सिस्टम बनाना जरूरी है जो लगातार और स्थिर रूप से भरोसेमंदता को स्थापित करे। इसका मतलब है कि संगठन के हर स्तर पर भरोसे को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही नेतृत्व की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वरिष्ठ नेतृत्व को पारदर्शिता का यहाँ हमने विश्वास बनाने के लिए प्रशिक्षण और विकास के प्रमुख तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया है। सबसे पहले इंटरेक्टिव वर्कशॉप्स की बात करें तो ये यथार्थवादी बहुसांस्कृतिक परिदृश्यों पर आधारित होती हैं जहां प्रतिभागी भूमिका निभाने के अभ्यास करते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया पाते हैं। इस तरह का अनुभवात्मक शिक्षण धारणा को मजबूत करता है और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है। दूसरे, व्यक्तिगत कोचिंग के माध्यम से हम अवधारणाओं को व्यवहारिक अनुभव में बदलने में सहायता करते हैं। यह कोचिंग व्यक्ति की खास आवश्यकताओं को समझते हुए उसे केंद्रित मार्गदर्शन देती है और जवाबदेही बनाए रखती है, जिससे सार्थक परिवर्तन संभव होता है। तीसरे, पीयर लर्निंग समूह नेताओं के बीच अभ्यास की एक मजबूत समुदाय बनाते हैं। यहाँ वे अपनी चुनौतियाँ साझा करते हैं, एक दूसरे से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और इस प्रक्रिया में सीखने को स्थायी बनाते हैं। चौथे, मल्टीसोर्स मूल्यांकन 360 डिग्री प्रतिक्रिया प्रदान करता है जिससे व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। यह विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में विश्वसनीयता की धारणा पर ध्यान केंद्रित करता है और आत्मजागरूकता व लक्षित विकास में सुधार करता है। अंत में, विश्वास निर्माण प्रशिक्षण की भूमिका को समझना जरूरी है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम जानबूझकर डिजाइन किए जाते हैं ताकि विशेष कौशल विकसित हो सके और नेता प्रभावी बहुसांस्कृतिक समझ के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। इस तरह की संरचित और सोच समझकर बनाई गई ट्रेनिंग नेतृत्व में विश्वास के स्तर को काफी बढ़ा सकती है। व्यावहारिक रूप से रोजाना विश्वास बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं जो हम आज देखेंगे। सबसे पहले, नियमित संवाद की लय बहुत जरूरी है। जब हम दैनिक रूप से संवाद करते हैं तो यह संवाद की एक लय बनाता है और टीम के बीच संपर्क के बार बार टच पॉइंट स्थापित करता है, जिससे विश्वास तेजी से पनपता है। दूसरा, अपडेट के लिए पूर्वानुमानित अवसर बनाना बेहद फायदेमंद होता है। दैनिक स्टैंड अप मीटिंग्स में
हम न केवल प्रगति साझा करते हैं बल्कि किसी भी समस्या को जल्दी पहचान कर उसे बढ़ने से पहले हल करने का मौका भी मिलता है। तीसरा, व्यक्तिगत रिश्ता बनाना भी जरूरी है। टीम के हर सदस्य के साथ नियमित एक बैठकें करना एक ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाता है जहां वे खुलकर अपनी बातें रख सकें और व्यक्तिगत सहारा प्राप्त कर सकें। चौथा, परियोजनाओं के बाद डिब्रीफ्स करना एक शानदार तरीका है सामूहिक सीखने के लिए। इससे हम दोषारोपण से बचते हुए खुले मन से सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो टीम में निरंतर सुधार और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। और अंत में, योगदान और जीत का उत्सव मनाना टीम की ऊर्जा और जुड़ाव को बढ़ाता है। जब हम टीम और व्यक्तिगत दोनों सफलताओं को सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीकों से सेलिब्रेट करते हैं तो यह प्रशंसा की भावना को मजबूत करता है और सभी को प्रेरित करता है। ये सभी उपकरण मिलकर रोजाना विश्वास की नींव को मजबूत बनाते हैं। जब विश्वास कमजोर होने लगता है तो कुछ स्पष्ट चेतावनी संकेत सामने आते हैं। सबसे पहले हम संचार में कमी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, टीम की बैठकों में पहले जैसी खुली बातचीत और सक्रिय आदान प्रदान कम हो जाता है और लोग ज्यादा तरीके से ईमेल पर ही बात करने लगते हैं। इसका मतलब है कि खुलापन और पारदर्शिता घट रही है। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है राजनीतिक। इस 90 दिवसीय कार्रवाई योजना का उद्देश्य विश्वास की चुनौतियों को एक व्यवस्थित और मापनीय तरीके से संबोधित करना है। शुरुआत में पहले 10 दिनों में हम टीम के अनुभवों और आवश्यकताओं को समझने के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार करेंगे, जिसमें खुला सवाल पूछा जाएगा और बिना किसी रक्षात्मक रवैये के गहन रूप से सुना जाएगा ताकि वास्तव में विश्वास बढ़ सके। इसके बाद दिन 11 सतत शिक्षा के लिए जरूरी संसाधनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनुशंसित पठन सामग्री की बात करें तो ये किताबें आपको क्रॉस कल्चरल समझ और नेतृत्व कौशल को बढ़ाने में मदद करेंगी, जैसे एरिन मेयर की द कल्चर मैप जो विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद की बारीकियों को समझाती है, और स्टीफन कोवे की द स्पीड ऑफ ट्रस्ट जो विश्वास निर्माण पर केंद्रित है। साथ ही दूसरे ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कौशल, लिंक्डइन लर्निंग, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑनलाइन और इनसीड आपको क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, विश्वास निर्माण, नेतृत्व और बहुसांस्कृतिक टीम प्रबंधन की शिक्षा से लैस करते हैं, जो आपको व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। तीसरे, प्रभावी क्रॉस कल्चरल रणनीतियों में सबसे महत्वपूर्ण है अनुकूलन कौशल सीखना, जिससे हम विविध संस्कृतियों के बीच बेहतर जुड़ाव बना सके। इसके साथ ही सांस्कृतिक भिन्नताओं और समानताओं को समझना और एक बहुसांस्कृतिक माहौल में नेतृत्व क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। अंत में, पेशेवर संगठनों से जुड़ना भी बहुत लाभदायक होता है। सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नेटवर्किंग और उपकरण प्रदान करती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व संघ नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देता है। इसके अलावा प्रतिभा विकास के लिए विभिन्न एसोसिएशंस और कल्चर प्लस कंसल्टिंग नेटवर्क सांस्कृतिक रूप से समावेशी प्रथाओं को अपनाने में आपकी मदद करते हैं। ये सभी संसाधन आपके सतत विकास और क्रॉस कल्चरल नेतृत्व की समझ को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। भरोसा वास्तव में 4 मुख्य घटकों से बनता है: दक्षता, विश्वसनीयता, ईमानदारी और देखभाल। दक्षता का मतलब है कि हम अपने काम को सफल और कुशलता से कर पाएं। विश्वसनीयता का मतलब है कि हम हमेशा अपने वादों को पूरा करें और भरोसेमंद साबित हों। ईमानदारी का अर्थ है कि हम स्पष्ट और पारदर्शी हों, जो विश्वास पैदा करता है। और देखभाल का मतलब है कि हम अपने धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए। यदि आपके कोई सवाल हैं या आप किसी बिंदु पर और चर्चा करना चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी जवाब दूंगा। आपकी उपस्थिति और ध्यान के लिए पुनः धन्यवाद। इस स्लाइड में मैंने उन संदर्भों को शामिल किया है जो हमारे विषय को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले, मूल शैक्षणिक कार्यों की बात करें तो मेयर की द कल्चर मैप ने सांस्कृतिक मतभेदों को पहचानने और समझने में गहरा योगदान दिया है। हॉफस्टेडे की संस्कृतियां और संगठन ने संगठनात्मक संस्कृति के विश्लेषण के लिए आधारशिला रखी है। कोवे की द स्पीड ऑफ। दूसरे, प्रभावशाली अनुसंधान अध्ययनों पर नजर डालें तो गूगल का प्रोजेक्ट अरिस्टोटल टीम डायनेमिक्स और प्रभावी सहयोग की खोज में एक मील का पत्थर साबित हुआ। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर ने विश्वसनीयता के स्तर
और ट्रस्ट के सामाजिक प्रभावों को मापा। मैकिन्से की डाइवर्सिटी विंस ने विविधता के सकारात्मक प्रभावों को सिद्ध किया। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के न्यूरोसाइंस ऑफ ट्रस्ट ने यह बताया। यह अस्वीकरण इस बात पर जोर देता है कि यह प्रशिक्षण सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है और इसे संगठन के आंतरिक संदर्भ में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसे लागू करते समय व्यावसायिक विवेक का उपयोग करना बहुत जरूरी है। लेखक इस सामग्री के आधार पर लिए गए किसी भी कदम के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा यह सामग्री किसी भी विषय इस यात्रा में आपके अगले कदम 4 स्पष्ट चरणों में विभाजित हैं। पहले सप्ताह में हमें आत्मप्रतिबिंब पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका मतलब है कि अपनी नेतृत्व शैली के विभिन्न पहलुओं को समझना और किसी भी सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों की पहचान करना जो विकास के लिए बाधा बन सकते हैं। फिर दूसरे सप्ताह में आपको अपनी टीम के सदस्यों से सीधे और ईमानदार प्रतिक्रिया लेनी है। अगर आपकी टीम को अंतरसांस्कृतिक विश्वास निर्माण में मदद चाहिए तो हमारे अनुकूलित प्रशिक्षण सत्र बिल्कुल सही समाधान है। हम आपके संगठन की विशेष ज़रूरतों और चुनौतियों को समझकर उसी के अनुरूप प्रशिक्षण देते हैं ताकि आपके कर्मचारी बेहतर संवाद और सहयोग कर सके। इसके साथ ही अगर आप व्यक्तिगत समर्थन चाहते हैं तो हमारी 1 से 1 परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं जहां संपर्क करने में संकोच न करें। हम आपकी ज़रूरतों के हिसाब से पूरी मदद करने के लिए यहाँ हैं।